गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्म का संतुलन इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और अब आज की क्लास में जो हमारी इकाई चल रही है, जो हमारी इकाई है जिसका नाम है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, इस इकाई के नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है पूर्ति के सिद्धांत। अब इस चैप्टर को मैं आगे पढ़ाऊं उससे पहले ही मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारा पूर्ति के सिद्धांत चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है मांग के सिद्धांत पे। इसका मतलब अगर आपने मांग के सिद्धांत चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उतनी ही आसानी से आपको पूर्ति के सिद्धांत चैप्टर समझ आ जाएगा। और अगर आपने मांग के सिद्धांत चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर पूर्ति के सिद्धांत चैप्टर आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देगा। और अगर आपने मांग के सिद्धांत चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो फिर पूर्ति के सिद्धांत मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी समझ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार जब तक ये पूर्ति चैप्टर चलेगा, पूर्ति और पूर्ति की लोच, ये पूर्ति के सिद्धांत और पूर्ति के लोच, ये जब तक चैप्टर चलेगा तब तक मैं आपको बार बार ये बोलूंगा कि बेटा मांग चैप्टर में देखो अपन ने ये पढ़ा था तो पूर्ति में अपन ये पढ़ रहे हैं, मांग के सिद्धांत में अपन ने ये पढ़ा था तो पूर्ति में अपन ये पढ़ रहे हैं। मतलब बार बार मैं मांग के सिद्धांत जो चैप्टर है उस चैप्टर का रेफरेंस मतलब उसका प्रयोग करूंगा, उसका यूज करूंगा। किस लिए? जब मैं आपको पूर्ति के सिद्धांत चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा, है ना। इसलिए अभी आपकी ये जो क्लास रहेगी, ये क्लास क्या, ये पूरा जो चैप्टर जितने भी क्लासेस में चलेगा, पूर्ति के सिद्धांत और पूर्ति की लोच, इनको पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप मांग के सिद्धांत और मांग की लोच इस चैप्टर को कंप्लीट करके रखें। एटलीस्ट जब हम पूर्ति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो आप मांग के सिद्धांत चैप्टर तो पढ़ लें। और ये भी नहीं कर पाए तो इस क्लास में मैं जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं पहले बता दूंगा कि मैं इस क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूं। इसी के अकॉर्डिंग आप मांग वाले में देख लिया करो कि उसमें क्या क्या है। जैसे आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले होंगे उसमें हम पढ़ेंगे पूर्ति का अर्थ, पूर्ति के आवश्यक तत्व, उसके बाद पूर्ति का नियम, पूर्ति तालिका और पूर्ति वक्र। ये इतनी चीजें हम पढ़ेंगे और यही मैंने आपको मांग के सिद्धांत की फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था। मांग के सिद्धांत की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था मांग का अर्थ, मांग के आवश्यक तत्व, उसके बाद पढ़ाया था मांग का नियम, फिर मांग तालिका और पांचवा मांग वक्र। वही मैं यहाँ पे आज की क्लास में मांग शब्द हटा दो, पूर्ति शब्द लगा दो, वही सब चीजें आज पढ़ाऊंगा। तो एटलीस्ट इतनी चीजें तो आप पढ़ ले। तो मैं हर क्लास में जब भी क्लास शुरू करने वाला हूँगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि उसी से रिलेटेड आप मांग वाला चैप्टर एक बार देख सके, है ना। और बल्कि मैं तो आज की क्लास में बता दूंगा कि कल की क्लास में क्या पढ़ाने वाला, ताकि आप क्या करें, कल की क्लास की तैयारी पहले से ही करके रख लें। समझ गए बेटा? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ति का अर्थ, पूर्ति के आवश्यक तत्व, पूर्ति का नियम, पूर्ति की तालिका और पूर्ति वक्र। तो इस तरह से मांग में क्या क्या था ये सब चीजें उसी को देख लो। सीक्वेंस में मैं वही फॉलो करूंगा। फर्स्ट क्लास में जहां जो पढ़ाया था वही सारे टॉपिक्स में यहाँ सेकंड क्लास में लूंगा, ठीक है, और बता भी दूंगा। इससे बढ़ के तो मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए, बाकी तो सब आपके हाथ में। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमारे इस चैप्टर समझने का आधार बनेगी वो ये कि जब हमने मांग के सिद्धांत चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपसे बोला था कि मांग के सिद्धांत और मांग की लोच, इस पूरे चैप्टर में हमें अपने आप को एक क्रेता या उपभोक्ता जैसा समझना। उपभोक्ता भी छोड़ो, क्रेता की बात करो डायरेक्ट। हमको अपने आप को क्या समझना है? क्रेता, मतलब खरीदने वाला समझना था। काय में मांग के सिद्धांत और मांग की लोच, उन दोनों चैप्टर में आपको अपने आप को ये समझना था। अब जब हम पूर्ति के सिद्धांत और पूर्ति की लोच ये दोनों चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हमें अपने आप को विक्रेता समझना है। विक्रेता मतलब वस्तु बेचने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आपको लग रहा होगा एक लाइन में बोल दिया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे चैप्टर में हम दिमाग में खुद को विक्रेता मान के चलेंगे तभी हमको ये चैप्टर और इजीली समझ में आ जाएगा। और मांग में खुद को क्या मान के चलना है? क्रेता मान के चलना है। चलना है क्या? चलना था। अब चले तो ठीक है, नहीं चले तो गिर गए होगे कहीं, है ना। यहाँ अच्छे से चल लेना, नहीं यहाँ भी गिरोगे, घुटने चल जाएंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ति। पूर्ति का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ति का अर्थ क्या होता है? तो मांग का अर्थ क्या होता है?
मैंने तो कहा ही था आपसे, हर जगह में मांग मांग यूज करूंगा, इसलिए मांग अच्छे से पढ़ लो। अभी भी नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं वो तो कुछ नहीं, मैं तो समझ जाऊंगा। तो कोई पीर पल्लम नहीं हो तुम लोग कि बस कुछ भी बोलेंगे और सब समझ जाएगा। इतने तो फिर फिजिक्स पढ़ लो, वो भी समझ जाएगी तुमको तो। और भरोसा नहीं, तुम लोग तो पढ़ भी लोगे। समझ आया नहीं आया वो छोड़ो, कौन सा कॉमर्स समझ जा रहा, कॉमर्स लेके कॉमर्स नहीं समझ आ रहा है तो फिर फिजिक्स समझने में भी क्या दिक्कत है अपने को, है ना। ठीक है भाई, मांग में आपने पढ़ा था कि मांग का मतलब क्या था कि जब कोई क्रेता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है, वस्तु की मात्रा को खरीदने के लिए तैयार रहता है निश्चित समय और निश्चित कीमत पर, तब हम उस स्थिति को क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे क्या, मांग। उसमें एक वर्ड और था, क्रेता का सक्षम होना, वो हमने मांग में पढ़ा था। ठीक इसी तरह हम पूर्ति में देखेंगे। पूर्ति में हम बोलेंगे, पूर्ति का मतलब ही डायरेक्ट बोल रहा हूं कि विक्रय की सॉरी वस्तु की वह मात्रा जब जिसे कोई क्रेता एक निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। भाई क्रेता था तो वो वस्तु की मात्रा को खरीदने के लिए तैयार था, तो विक्रेता क्या होगा कि निश्चित समय और निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो, मतलब रेडी हो, उसकी इच्छा हो बेचने की, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे विक्रेता। मतलब ये कि अगर कोई बंदा दुकान लगा के बैठा और हम बाजार गए और हमने पूछा, वो दुकान पे गए, हमने कहा ये कितने की दी, उन्होंने कहा बेच ही नहीं रहे, तो फिर हम उसको नहीं बोलेंगे विक्रय, मतलब हम उसको पूर्ति बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो, बेचने के लिए तैयार होना चाहिए भाई, कि ग्राहक आया और उन्होंने कहा लो भाई ये चीजें इतने की, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं। दूसरी चीज ये कि आपने जो मांग पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था क्रेता जो सक्षम हो, मतलब जिसकी जेब में पैसा हो, पैसा होगा तभी तो खरीद पाएगा। लेकिन विक्रेता में आप देखो, मैंने मीनिंग में कहीं भी नहीं लिखा है क्या कि विक्रेता सक्षम हो, क्योंकि बेचने वाले के लिए कभी सक्षम वर्ड यूज ही नहीं होता बेटा, वो हमेशा होता है खरीदने वाले के लिए। कि अगर हम बाजार में जा रहे हैं कुछ खरीदने, तो बेचने वाला जो विक्रेता है वो जरूर पूछ सकता है कि तेरी खरीदने की औकात है या नहीं। भाई जेब में पैसे हैं मतलब औकात है ना, तो विक्रेता जरूर क्रेता से पूछ सकता है कि तेरी खरीदने की औकात है क्या, तू सक्षम है क्या। लेकिन हम कभी भी, मतलब क्रेता कभी भी विक्रेता से नहीं पूछ सकता क्या तेरी खरीद बेचने की औकात है क्या। अरे भाई वो तो दुकान लगा के ही बैठा है, वो तो दुकान लगा के इसलिए बैठा है क्योंकि वो बेचना चाहता है ना। तो अगर कोई दुकान लगा के बैठा है तो हम ये मानते हैं कि भाई वो बेचने का इच्छुक है, वो तो सक्षम हो गई, उस पर सक्षम का पहली बार सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्रेता कभी भी मार्केट में घूम रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीद नहीं आएंगे। होता ना कई बार हम फोकट घूमते, अरे बाजार तो छोड़ो, मॉल देखो, मॉल से क्या खरीदा तुम लोगों ने आखिरी बार बताओ। अरे तुम लोगों को छोड़ो, मैंने खुद ही नहीं खरीदा। मैं तो जब इंदौर में रहता था तो हर संडे मॉल जाता था, किस लिए, घूमने, मजा आएगा, लाइटिंग देखो, एक से एक चीज न्यू न्यू आएगी, देख ही सकते थे, खरीदने की तो औकात थी नहीं, है कि नहीं। औकात मतलब सक्षमता नहीं थी खरीदने की। तो बात यही होती है ना कि क्रेता फोकट घूम सकता है, बाजार में घूम सकता है ना, इसीलिए उससे पूछा जा सकता है कि भाई तू सक्षम है या नहीं। पर वहां जो दुकान लगा के बैठे हैं, मॉल में कोई दुकान लगा के बैठा था, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ क्या तू सक्षम है क्या बेचने के लिए, नहीं पूछ सकता ना। तो वही वाली बात होती है, इसीलिए क्रेता के साथ हम वर्ड लगाते हैं क्या, क्रेता का सक्षम होना, और विक्रेता के साथ वर्ड नहीं लगता, विक्रेता का सक्षम होना। समझे, विक्रेता है मतलब बेचने के लिए ही वो बैठा होगा। ठीक, तो अब देखो ये जो पूर्ति का अर्थ आपने पढ़ा, इसमें क्या क्या बातें आई, इसमें बातें आई कि वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो, वस्तु की मात्रा हो पहली बात तो, और साथ में कौन हो, विक्रेता हो। विक्रेता क्या हो, बेचने के लिए तैयार हो, और साथ ही साथ निश्चित समय और निश्चित कीमत पर। ये क्या क्या चीजें बोली, एक तो मैंने बोला वस्तु की मात्रा, दूसरा विक्रेता बेचने के लिए तैयार हो, तीसरा निश्चित समय एवं निश्चित कीमत। ये जो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, इन्हीं को बोला जाएगा पूर्ति के आवश्यक तत्व। जिस तरह मांग के आवश्यक तत्व थे, वहां पे क्रेता, वस्तु की मात्रा थी, क्रेता था, क्रेता बेचने के लिए तैयार था, वस्तु का सब खरीदने का समय एवं कीमत था। ठीक इसी तरह पूर्ति में भी हमारे कुछ आवश्यक तत्व बने, जिसमें एक तो वस्तु की मात्रा ही है, उसके बाद फिर नई चीज क्या आई, विक्रेता जो बेचने के लिए तैयार हो, और फिर तीसरी चीज क्या आई, तीसरी चीज हमारी आई वस्तु की समय, निश्चित समय एवं निश्चित कीमत, कि जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आप बेचो, जो एक कीमत डिसाइड की है उस कीमत पर आप बेचो। तो इसे हम बोलते हैं क्या, पूर्ति के आवश्यक तत्व। पूर्ति का मीनिंग, मतलब मीनिंग में से ही आपने कुछ पॉइंट उठा के यहाँ डाल दिए, वो क्या बन जाते हैं, पूर्ति के आवश्यक तत्व बन जाते हैं। यानी पूर्ति में इन सब चीजों का होना जरूरी है, तभी आप इनको पूर्ति बोलोगे, अदरवाइज फिर वो पूर्ति नहीं होगी। यानी इसमें से कोई भी एक तत्व कम हुआ
तो हम बोल देंगे कि पूर्ति की परिभाषा अधूरी है। समझे आप इस चीज को? ये तो हमने क्या बात करी, ये हमने बात करी पूर्ति के अर्थ की। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर चलेगा ये थोड़ी स्पीड से ही चलेगा। क्यों? क्योंकि पूरा मांग का रेफरेंस इसमें लग रहा है, तो मांग अच्छे से पढ़ लो। ये पूर्ति थोड़ा मैं स्पीड में ही चलाऊंगा, क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा ये चीज मांग में पढ़ी थी, उसका उल्टा पूर्ति में हो गया। इसलिए मैंने आपको परिभाषा और कहना चाहिए उसके तत्व भी स्पीड में ही बताए हैं, है ना। हाँ, अब हम आ जाते हैं किस पे, हम आ जाते हैं पूर्ति के नियम पे। हम विक्रेता हैं भाई, ध्यान रखना। हम आ गए काय पे? पूर्ति के नियम पे। अब पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति का नियम हमको बताएगा वस्तु की मात्रा और कीमत के बीच में संबंध। क्या बोला मैंने? वस्तु की मात्रा, या सॉरी ऐसा बोल दो, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच में संबंध, ऐसा बोलते हैं, ज्यादा सही रहेगा। क्या? कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति, इनके बीच में संबंध को बताता है कौन? पूर्ति का नियम। और मांग का नियम क्या बताता था? मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच संबंध बताता था। तो पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और पूर्ति की मांग, पूर्ति की मात्रा के बीच में हमको संबंध बताएगा। अब मांग का नियम हमको बताता था कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में विपरीत या नकारात्मक संबंध होता है। क्या? विपरीत या नकारात्मक संबंध होता है। और यहां पर पूर्ति का नियम हमको बताएगा कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति, इनके बीच में सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है। वहां ऋणात्मक था ना, तो यहां क्या हो गया? सकारात्मक या धनात्मक संबंध, एक ही बात है। अब हमने क्या बता दिया यहाँ पे कि पूर्ति का नियम हमें बताता है वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में संबंध होता है। फिर उसने ये भी बताया कि वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई सकारात्मक या धनात्मक संबंध का? तो मांग में जाओ, मांग में आपने नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध का मतलब लिखा था। वहां आगे क्या लिखा था आपने? वहां मतलब आपने ये लिखा था कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। वो नकारात्मक संबंध था, यानी एक चीज बढ़ी तो दूसरी कम हुई, एक चीज कम हुई तो दूसरी बढ़ गई, वो नकारात्मक संबंध था। उसी का अपोजिट यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पर या तो दोनों चीज बढ़ेगी या दोनों चीज कम होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो आपने लिखा क्या कि जो आपका पूर्ति का नियम है वो वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में संबंध है, ये बताता है। फिर वो आगे बताता है कि ये नियम हमें बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच में धनात्मक या सकारात्मक संबंध होता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तब वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की पूर्ति भी कम होती है। ये तो नियम ने बताया क्या कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ी तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी, वस्तु की कीमत गिरी तो वस्तु की पूर्ति भी कम होगी। ये नियम ने बताया। अब हम इसको समझेंगे ऐसा कैसे। तो मैंने नियम के शुरुआत में क्या, चैप्टर की शुरुआत में आपको बता दिया था कि हमें इस पूरे चैप्टर में खुद को क्या मानना है? विक्रेता। तो अगर हम विक्रेता हैं और हम दुकान लगा के बैठे हैं सॉरी, तो अब आप ही बताइए कि अगर हम विक्रेता बतौर दुकान लगा के बैठे हैं और हमारे पास दुकान में सारे सामान रखे हैं, तो हम क्या चाहेंगे? ये सामान हम महंगे बेचें या सस्ते? महंगे ना, क्योंकि जितना महंगा बेचेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, जितना सस्ता बेचेंगे उतना कम हमको प्रॉफिट होगा। तो हम ये चाहते हैं कि महंगा बिके, क्योंकि महंगा बिकेगा तो हम खूब भर भर के बेचेंगे, और सस्ता बिकेगा तो हम क्या होंगे? हम मोटिवेट नहीं होंगे, हम कहेंगे अरे यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, तो कम बेचो, कुछ और देखेंगे। तो बात ये हुई कि बतौर विक्रेता हम हमेशा ये सोचते हैं कि चीजें जितनी ज्यादा महंगी हो हम उतना ज्यादा बेचें, और अगर चीजें सस्ती हो तो हम कम बेचें, क्योंकि चीजों के रेट कम होने से हमारी इच्छा नहीं होगी बेचने की। क्यों? क्योंकि हमको फायदा कम होगा, या क्या पता हमको घाटा भी होने लगे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि एक विक्रेता के तौर पे हम जब भी कीमत बढ़ेगी तो हमारी पूर्ति बढ़ाएंगे। पूर्ति यानी हम ज्यादा बेचने का सोचेंगे, पूर्ति मतलब बेचना। तो जब भी कीमतें बढ़ेगी तो हम हमारी पूर्ति को भी बढ़ाएंगे, और जब कीमतें कम होगी तो हम अपनी पूर्ति को भी क्या करेंगे? कम करेंगे। इसी नियम को तो लैंग्वेज में बोल के बताया है भाई। ये जो मैंने लिखा यहाँ पे डायग्राम में, वही तो लैंग्वेज में बोला कि भाई
जो पूर्ति का नियम है उसने क्या किया, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों के बीच में संबंध को बताया। अब संबंध है तो बताना पड़ेगा कैसा संबंध, धनात्मक या ऋणात्मक, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स में दो ही संबंध होंगे, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आपने पढ़ लिया मांग के नियम में, धनात्मक हम पढ़ेंगे पूर्ति के नियम में। और धनात्मक संबंध है तो उसका मतलब भी बताना पड़ेगा। तो मतलब हम ये बताएंगे कि जब आपका वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़े और वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाए, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक या धनात्मक संबंध बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा पूर्ति का नियम। स्पीड ऐसी रहेगी भाई, पहले बता दिया मैंने, नहीं आपको सर ये तो आप बहुत भगा रहे हैं, स्पीड में पढ़ा रहा है, तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि ये पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच दोनों ही चैप्टर में स्पीड में ही चलाऊंगा। इसलिए आप प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि आप वो चीज मांग जो चैप्टर है, मांग के सिद्धांत, उसको अच्छे से पढ़ लेना है ना, नहीं तो तकलीफ जाएगी, फोकट में बंद कर दोगे ये वीडियो। ये तो हमने क्या देख लिया भाई, पूर्ति का नियम देख लिया। अब ये जो आपने नियम अभी लैंग्वेज में लिखा है, इसी को आपको देखना पड़ेगा टेबल के माध्यम से। जो अभी आपने नियम या संबंध देखा ना, इस नियम या संबंध को अब हम देखेंगे टेबल बना के। टेबल बना के अगर हमने इसको देख लिया तो बस इस टेबल बना के देखने के वाले को एक नाम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची। ठीक है, पूर्ति सारणी भी बोलते हैं कुछ लोग। इस बार बोल दो, नहीं बोलो, वहां तो आपने सारणी वर्ड बोलते थे, लिखवाते नहीं थे, इसलिए मैंने यह सब बोल दिया। पूर्ति तालिका, पूर्ति अनुसूची या पूर्ति सारणी, सब एक ही बात होती है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो पूर्ति तालिका, पूर्ति अनुसूची या पूर्ति सारणी, ये एक टेबल है। टेबल है मतलब सूची है, अनुसूची है, ठीक है, तालिका है। ये तालिका हमको मांग के नियम के बारे में बताती है, सॉरी, पूर्ति के नियम के बारे में बताती है। पूर्ति के नियम के बारे में बताती है मतलब ये वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति, इनके बीच के धनात्मक संबंध को बताती है। अर्थात ये तालिका के माध्यम से हमको बताएगी कि किस तरह आपकी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और वस्तु की कीमत कम होने पर पूर्ति कम होती है। इसको किस तरीके से बताएगी वही हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब मुझे साइड होना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब मैं टेबल के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहाँ पे टेबल में मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की पूर्ति। अब वस्तु की कीमत की अगर आप बात करें तो वस्तु की कीमत में मैं नंबर रख लेता हूँ, कोई भी कीमत रख सकते हो और उसको बढ़ाते जाओ। मैंने यहाँ पे रख ली 1 2 3 4 5, मतलब 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये मैंने क्या रखी, वस्तु की कीमत रखी। अब आप देखें वस्तु की पूर्ति, कीमत काय में चलेगी, रुपए में। वस्तु की पूर्ति काय में चलेगी, तो पूर्ति काय में होती है भाई, पूर्ति की लैंग्वेज में शुरुआत में क्या लिखा है हमने, पूर्ति के आशय में लिखा है वस्तु की मात्रा, है ना, वस्तु की वह मात्रा है, वस्तु की मात्रा। तो इसका मतलब पूर्ति काय में चलती है, इकाइयों में, मात्रा में, है ना। मात्रा जब भी आएगी हम इकाइयों की बात करेंगे, मतलब संख्या में। तो यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा है वस्तु की पूर्ति काय में, इकाइयों में। तो आप देखो अगर 1 रुपए मैं वस्तु की कीमत रखता हूं तो मैं इकाइयां, पूर्ति कितनी कर रहा हूं, बेचना कितनी बेचना चाह रहा हूं अपनी इकाइयां, केवल 2 इकाइयां। और अगर मैंने जो कीमत है वो बढ़ा के 2 कर दी, मतलब किसी ने कीमत बढ़ाई, कैसे भी कीमत बढ़ गई, कीमत कितनी हो गई, बढ़ के 2 रुपए हो गई। अब मैं ज्यादा इकाइयां बेचना चाहूंगा, कितनी बेचूंगा, 4। फिर मैंने 3 रुपए अगर हो गए तो मैं कितनी इकाइयां बेचने के लिए तैयार हो गया, मैं हो गया 6 इकाइयां बेचने के लिए तैयार। यानी आप देखें कि अगर कीमत बढ़ रही है तो मैं उतना ज्यादा प्रोत्साहित हो रहा हूं ज्यादा इकाइयां बेचने को, क्योंकि रेट बढ़ने पर मैं अगर ज्यादा बेचूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा ना भाई। विक्रेता के हिसाब से सोचो कि विक्रेता को कब फायदा होगा, जब चीजें महंगी होगी। तो जितनी महंगी हो विक्रेता उतना खुश, और वो उतने ज्यादा रेट पर चीजों को क्या करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेगा। तो जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, विक्रेता अपनी पूर्ति को बढ़ाएगा। इसलिए 3 रुपए जब थे तो इकाइयां कितनी बेचना चाहता है वो, 6। जब 4 रुपए रेट हो गए तो विक्रेता ने पूर्ति कितनी करनी है, विक्रेता ने पूर्ति करनी है 8। और जब अगर 5 रुपए हो गए तो विक्रेता और बढ़ा के पूर्ति कितनी कर रहा है, 10 इकाइयों को। और जैसे जैसे और रेट बढ़ते जाएंगे, इसको और बढ़ा सकते हो टेबल को, कोई दिक्कत नहीं, और इधर से इकाइयां भी बढ़ाते जाओ। और इसका पलट भी देख सकते हो, अगर नीचे से पढ़ो कि कीमत देखो धीरे धीरे अगर कम होते जा रही तो विक्रेता भी धीरे धीरे क्या करते जा रहा, अपनी जो सप्लाई है, जो पूर्ति है, उसको धीरे धीरे कम करते जा रहा है। तो वही जो नियम में आपने पढ़ा था उसको आपने यहाँ टेबल के माध्यम से देख लिया, क्या कि अगर कीमत बढ़ रही है तो आपकी वस्तु की पूर्ति को विक्रेता बढ़ा रहा है, और अगर कीमत कम दिखाने लगो तो विक्रेता भी अपनी पूर्ति को क्या करने लगता है, कम करने लगता है।
तो ये जो आपने वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच के धनात्मक संबंध को टेबल या अनुसूची या तालिका के माध्यम से देखा, इसी को हमने नाम क्या बोल दिया, पूर्ति तालिका बोल दिया। समझ गए? अब ये तो आपने देखी पूर्ति तालिका। अब इसी चीज को आपको वक्र के माध्यम से देखना है ना। तो वक्र मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि ग्राफ पे रेखा चित्र के माध्यम से जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसे हम वक्र बोलते हैं। यानी किसी भी चीज का अगर आप चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण कर दोगे किसी भी बात का, तो उसे आप क्या बोलने लगते हो, वक्र बोलने लगते हो। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पूर्ति वक्र। अब पूर्ति वक्र क्या होगा, जो भी आपने पूर्ति में पढ़ा है उसको वक्र के माध्यम से यानी ग्राफ के माध्यम से यानी चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करके बता देगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, पूर्ति वक्र। यानी पूर्ति के नियम को या फिर वस्तु की कीमत और पूर्ति के धनात्मक संबंध को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना, चित्रात्मक प्रदर्शन करना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पूर्ति वक्र, है ना। तो पूर्ति वक्र में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि पूर्ति वक्र वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों के बीच के जो धनात्मक संबंध है उसका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। इसके जरिए हम बताते हैं कि किस तरीके से वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है और किस तरह वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। इसी को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर देना क्या कहलाता है, हमारा पूर्ति वक्र कहलाता है। ठीक है, अब हमको बनाना है पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र बनाने के लिए क्या जरूरी है, पूर्ति वक्र बनाने के लिए जरूरी है हमें वो टेबल पता हो। अब पूर्ति वक्र में देखो, तो मांग वक्र में आपने क्या देखा था, मांग वक्र में आपने दो अक्ष बनाए थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे आपने क्या रखा था, एक्स अक्ष पे आपने रखा था वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पे आपने रखा था वस्तु की कीमत। वो यहाँ पर भी होगा। एक्स अक्ष की तरफ पे मैं रखूंगा वस्तु की मात्रा, पूर्ति भी बोल सकते हो, इकाइयों में, और वाई अक्ष पे मैं क्या रखूंगा, वाई अक्ष पर मैं रखूंगा वस्तु की कीमत। मांग वक्र में अगर आप देखेंगे तो मांग वक्र में जो वो वक्र बना है वो वक्र गिरते हुए बना है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ जा रहा है। क्यों गिरता हुआ जा रहा है, क्योंकि मांग वक्र में मांग का नियम लगता है जो वस्तु की कीमत और मांग के ऋणात्मक संबंध को बताता है, इसीलिए उसका वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ जाता है। सॉरी। लेकिन जो हम पूर्ति वक्र पढ़ेंगे, पूर्ति वक्र में क्या होगा, पूर्ति में कीमत और पूर्ति के धनात्मक संबंध को बताना है। तो वक्र तो बाएं से दाएं ही बनेगा, वक्र हमेशा बाएं से दाएं ही बनते हैं। सवाल तो ये है कि वो गिरता हुआ बनेगा या उठता हुआ। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, ध्यान से समझना, पूरी इकोनॉमिक्स में लगेगा कि अगर दो चरों के बीच में, दो बातों के बीच में या दो चीजों के बीच में अगर ऋणात्मक या नकारात्मक संबंध होता है तो उसका वक्र हमेशा गिरते हुए बनता है। बाएं से दाएं की बात नहीं कर रहा, वो तो सब बाएं से दाएं ही बनते हैं। पर मैंने क्या बताया कि अगर दो चरों के बीच में ऋणात्मक संबंध है, चर मतलब एक्स और वाई मान लो, है ना, एक्स और वाई कुछ भी, मैं चर पूछ लगे चर क्या होता है, तो भैया मुझे नहीं पता चर क्या होता है, तो हम तो बात दो चीजें ठीक है ना, है ना, मतलब लगना चाहिए गवार जैसे पढ़ रहा हूं, तो चीजें बोलूंगा कि दो चीजों के बीच में अगर ऋणात्मक संबंध है तो उसका वक्र हमेशा बाएं से दाएं गिरते हुए बनता है। लेकिन अगर दो चीजों के बीच में धनात्मक संबंध होता है तो उसका वक्र हमेशा बाएं से दाएं तो वो बनता ही है, लेकिन बढ़ता हुआ बनता है, गिरता हुआ नहीं, बढ़ता हुआ। तो ऋणात्मक संबंध गिरता हुआ वक्र, धनात्मक संबंध बढ़ता हुआ वक्र। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर भी वस्तु की कीमत एक चीज हुई और वस्तु की पूर्ति मात्रा दूसरी चीज हुई, इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध है, इसलिए इसका भी जो ग्राफ है वो देखो आप यहाँ बढ़ता हुआ बनेगा। और बढ़ता हुआ वक्र हमको ये बताता है कि आपने जो वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा ली है इनके बीच में पक्का धनात्मक संबंध रहा होगा, तभी तो आपका वक्र कुछ इस तरीके से बना है। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ वक्र ने हमको क्या बताया कि वस्तु की कीमत जो कि वाई अक्ष पे और वस्तु की मात्रा जो कि एक्स अक्ष पे, दोनों के बीच में धनात्मक संबंध है। ठीक, तो जो आपने मांग में पढ़ा था मैं देखो उसी की मदद लेते हुए आपको आज की क्लास पूरी समझाया हूं, और ऐसे ही मेरी पूरी पूर्ति चैप्टर और पूरा आपका पूर्ति की लोच ये चैप्टर को मैं उन्हीं की सहायता से पढ़ाऊंगा, है ना। हो सकता है बीच में कुछ चीजें आएगी, ऐसा नहीं है कि पूरा जस्ट उलट ही है कि हाँ बस उसी को पलट देंगे पूरा वही बन गया। तो इससे तो अच्छा चैप्टर में ये लिख देना था ना, मांग का उलट। पूर्ति नाम ही क्यों बनाया, ऐसा नाम लिख देते मांग का उलट चैप्टर। तो उसका कारण ये है क्योंकि बीच में कुछ चीजें आएगी ऐसी जो मांग में नहीं पढ़ी हमने, है ना।
उससे उससे हटके कुछ चीजें आएगी, अलग पॉइंट भी आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें मैं मांग का जिक्र ही नहीं करूंगा क्योंकि उसका मांग से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जहां जहां मांग से संबंध है, संबंध है मतलब जस्ट उसका अपोजिट होके हमारा आंसर आ सकता है, तो फिर हम अपना अलग से दिमाग क्यों लगाए। वैसे तो हमारी खोपड़ी छोटी सी है, खोपड़ी मतलब ऐसे तो मुंह बहुत बड़ा है, दिमाग में सर भी बहुत बड़ा है, पर उसके अंदर रहे तो इतना सा ना चूहे की लेंडी जितना दिमाग है कि नहीं। तो इस वक्त सर कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्यों बेटा बड़ी तो नहीं हो गई ना, दिमाग तो उतना हो गई ना, नहीं कि सर ये तो बड़ी चीज बोल दी, इतना भी बड़ा दिमाग नहीं है हमारा। चलो चलो, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जहां जहां मांग के रेफरेंस की मदद से हमारा पूर्ति का चैप्टर हो सकता है, वहां वहां हम मांग के रेफरेंस का चैप्टर लेंगे। जहां नहीं हो सकता है वहां मैं मांग शब्द का जिक्र भी नहीं करूंगा, बिल्कुल न्यू तरीके से आपको उस पॉइंट को बताऊंगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा पूर्ति का अर्थ, पूर्ति के आवश्यक तत्व, पूर्ति का नियम, पूर्ति तालिका और पूर्ति वक्र। एक बार देख लेगा फटाफट से, 1 मिनट में अभी रिवाइज हो जाएगा। पूर्ति के अर्थ में हमने पढ़ा कि वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई विक्रेता क्या करने के लिए तैयार हो, निश्चित समय व निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो, उसे हम बोलते हैं क्या, पूर्ति। फिर पूर्ति के आवश्यक तत्व में हमने लिखा कि इसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। सबसे पहले तो वस्तु की मात्रा होनी चाहिए, बेचेगा क्या। उसके बाद विक्रेता स्वयं होना चाहिए, वो बेचने के लिए तैयार होना चाहिए, और साथ में निश्चित समय एवं निश्चित कीमत होनी चाहिए। ऐसा नहीं मोल भाव वाला सिस्टम है, जो कीमत है वो फिक्स रेट है, जो टाइम है उतने टाइम में आपको खरीदना है। ठीक है, ये फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पूर्ति का नियम हमें वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति या वस्तु की मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। वो हमें बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच में सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है। अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम होती है। उसके बाद हमने देखा मांग तालिका या मांग अनुसूची। हमने जाना ये एक ऐसी तालिका है जो मांग तालिका बोल रहे, दिमाग में मांग मांग चलने लगा। पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची। तो पूर्ति तालिका हमें क्या बताती है, पूर्ति तालिका हमें कीमत और जो वस्तु की पूर्ति है उसके बीच के धनात्मक संबंध को तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करती है। वो हमने तालिका बना के देख लिया। वक्र में क्या होगा, यही धनात्मक संबंध जो है वस्तु की कीमत, पूर्ति वक्र की बता रहा हूं ना, पूर्ति वक्र में क्या होगा कि जो वस्तु की कीमत है और जो वस्तु की पूर्ति है उसके बीच के धनात्मक संबंध को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ति वक्र कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, आज की क्लास में तो हमने ये पढ़ा। अब कल की क्लास का भी मैं बता देता हूं ताकि मांग में से आप वो टॉपिक उठा के पढ़ लें। कल की जो हमारी क्लास होगी, उस कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ति के प्रकार, पूर्ति तालिका के प्रकार और पूर्ति वक्र के प्रकार। ऐसे ही हमने मांग में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था वहां मांग के प्रकार, मांग तालिका के प्रकार और मांग वक्र के प्रकार। ठीक इसी तरह यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पूर्ति तालिका, पूर्ति के प्रकार, पूर्ति तालिका के प्रकार और पूर्ति वक्र के प्रकार। तो वहां आप पढ़ के आ जाना ताकि कल की क्लास में हमको हेल्प मिले। तो आने वाली क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए प्लीज बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर पढ़ना। ऐसा मत लेना कि नहीं वो तो वीडियो है, सर तो देख नहीं रहे ना पूछ रहे, तो कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के यही नुकसान है कि हम लोग आपका असेसमेंट नहीं कर पाते हैं कि आपको हमने जो बोला वो आप करके आ रहे हैं या नहीं करके आ रहे है ना। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं, वैल्यूएबल हैं, फायदे भी होते हैं, पर कुछ इसके अपने नुकसान भी होते हैं, है ना। अभी तो मैं टेस्ट भी नहीं ले रहा, अभी रुको जरा मेरे चैप्टर कंप्लीट होने दो, फिर मैं टेस्ट भी लूंगा आपसे। और टेस्ट लूंगा फिर मैं कॉपी कैसे बुलाऊंगा, सब हो जाएगा, वो मेरे पास सब दिमाग है, मैं सब कर लूंगा। मैं टेस्ट भी लूंगा, कॉपी भी चेक करूंगा, आपको मार्क्स भी दूंगा, है ना। बस उसमें एक ही चीज रहेगी कि मैं देख नहीं पाऊंगा कि आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो उसमें, है ना, और कितना चीटिंग कर रहे हो। कोशिश करूंगा मैं उसको भी मतलब असेस कर पाऊं, लेकिन हर चीज ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होती है। ये ऑनलाइन क्लासेस के कुछ अपने दोष भी होते हैं, कुछ बुराइयां भी होती है। अच्छाई ये होती है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब मर्जी हो तब देख लिया करो। तभी तो देखना ना, जब क्लास स्टार्ट होती है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्यों बोलता हूँ ये, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना अगर मैंने जब वीडियो अपलोड करा आप तभी देखो, वो तो जब जागो तब सवेरे वाला सिस्टम होता है आपका कि अब लगा कि चलो बोर हो रहा है, कुछ काम तो है नहीं, पढ़ लेते हैं, तब अपन ने वीडियो खोल लिया। और रात को 11 बजे भी हो सकता है, सुबह के 8 बजे भी हो सकता है, दोपहर को उन्होंने कहा चलो भाई सो के उठ गए, अब तो नींद भी हो गई, अब क्या करें, खाना भी खा लिया, सो भी लिया, हमारे जो सबसे जरूरी काम थे खाना और सोना वो तो कर ही लिया, अब क्या करें, चलो अब पढ़ लेते थोड़ा, है कि नहीं। तो पढ़ने के टाइम दोपहर में वीडियो देखने लगे, इसलिए मैं कुछ भी बोल देता हूँ भाई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब ये वीडियो देख रहा हो। तो कन्वीनियंस है, ऑनलाइन क्लासेस के अपने फायदे हैं, पर नुकसान क्या है देख रहे हो ना आप, कि मैं ये देख ही नहीं पा रहा कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैं आपको होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हो।
इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर आप अपनी ईमानदारी रखें। जिस तरह मैं ईमानदारी से वीडियो अपलोड करके आपको दे रहा हूँ, ठीक उसी ईमानदारी से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें और आप उसकी पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है बेटा? ठीक, तो कल की क्लास में क्या पढ़ा देंगे हमने वो आपको बता दिया है। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।